Hello friends, this is Sarita Pandey. Once again welcome back to on YouTube channel RN Educational Academy. यहाँ पर आपको सभी टेट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, स्पेशली सी टेट पेडागोजी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी कराते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए संस्कृत की क्लास। तो संस्कृत की क्लास में देखते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों पिछला वीडियो गया था हमारा संस्कृत की प्रैक्टिस सेट थी, वो प्रैक्टिस सेट जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड होती है पेडागोजी पे। तो पेडागोजी की क्वेश्चंस भी आते हैं, आप जानते हो सीटेट में 50%। तो पिछला वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। और ऐसे ही हमारे संस्कृत में 50% आपका ग्रामर से और 50% आपका पेडागोजी से आता है, तो हम दोनों को लेकर के चलेंगे। ठीक है, आज हम देखते हैं संस्कृत के कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड का अर्थ है। तो वर्ड का अर्थ है, चार ऑप्शन है, पद, शब्द, अक्षर और वाक्य। तो वर्ड का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बात करें वर्ड की, तो वर्ड क्या है? वर्ड वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके की और टुकड़े ना किए जा सके। तो यहाँ पर वर्ड का अर्थ आप समझ गए। और ऑप्शन है आपके पद, शब्द, अक्षर, वाक्य। तो वर्ड का अर्थ होता है अक्षर। सबसे पहली वह ध्वनि जिसके और छोटे टुकड़े न किए जा सकते, तो वो होता क्या है? अक्षर होता है। तो जैसा कि आप समझेंगे कि अक्षर से देखिए शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य से फिर पद बनता है। तो आपकी सबसे छोटी ध्वनि क्या हुई? अक्षर हुई। पहला हो गया आपका आंसर अक्षर। वर्ड का अर्थ है अक्षर। आगे बढ़ेंगे, स्वर के कितने भेद होते हैं? देखिए दोस्तों, स्वर के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन आपका है 2, 3, 4, 5। तो स्वर की भेद की बात करें तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। त्रिधा विभाजन होता है स्वर का। तो स्वर का त्रिधा विभाजन अर्थात 3 स्वर होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक बार फिर सुनेंगे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। कहते हैं कि एक मात्रा भवेत् ह्रस्वो, द्विमात्रा दीर्घुच्यते, त्रिमात्रो प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। तो एक मात्रा जो होती है ह्रस्व की होती है, द्विमात्रा का समय जो लगता है वो दीर्घ का होता है, और तीन मात्रा का काल जो होता है वो प्लुत का होता है, और व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजन जो होती है उसकी अर्धमात्रा होती है। तो यहाँ से आप ये जान पाए ह्रस्व के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। और चलेंगे आगे बढ़ेंगे, व्यंजन का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यंजन का दूसरा नाम है। व्यंजन का दूसरा नाम और क्या है? व्यंजन को हम और क्या कहते हैं? अच कहते हैं, शल कहते हैं, यड़ कहते हैं या हल कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर व्यंजन की बात हो रही है, तो व्यंजन को हम हल कहते हैं। संस्कृत में व्यंजन को हल कहा जाता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट, व्यंजन को हम हल कहते हैं। और बात करें यहाँ पे देखिए और भी क्या क्या है, तो अच जो है ये आपका स्वर हो जाएगा, शल जो है ऊष्म व्यंजन हो जाएगा, और यड़ जो है ये तो आपका प्रत्याहार है। तो व्यंजन की बात है, व्यंजन को हम हल कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, स्वर को और क्या कहते हैं? देखिए जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन में मैंने बताया, जस्ट वही चीज़ है। आप यहाँ पे स्वर के बारे में जानेंगे, स्वर को क्या और क्या कहते हैं? तो स्वर को हम अच कहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो गया यहाँ पे बी ऑप्शन, स्वर को अच कहते हैं। अब देखिए स्वर के बारे में कुछ देखते हैं कि स्वर को अच कहते हैं तो कैसे। देखिए दोस्तों, माहेश्वर सूत्र जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं और 14 आपके इत संज्ञक भी होते हैं। तो माहेश्वर सूत्र का प्रथम जो 4 होता है, 4 सूत्र जो होते हैं उन्हीं से बनता है आपका स्वर, उन्हीं के अंतर्गत स्वर आते हैं। उसमें से जब हम इत संज्ञक को निकाल देते हैं तो आपके अच हो जाते हैं। तो पहला अक्षर अ से शुरू होता है, अ, उ, ऋ, ऋ, क, एंग, अय, च। पहला अ और लास्ट का च लेंगे, इनके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा स्वर को और हम क्या कहेंगे? अच कहते हैं। अच क्या है? प्रत्याहार से बना आपका माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बना, अच प्रत्याहार, तो उसको हम स्वर कहते हैं। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। तो अच में कितने स्वर आए? अ, इ, उ, ऋ, ऋ, क, ए, ओंग, अय, च इतने आए, बट उसको संक्षिप्त कर दिया गया तो अच हो गया। स्वर इसको कहते हैं। तो प्रत्याहार का माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार, इन सब पर उच्चारण स्थान, इन सब पर वीडियोस बन चुकी है दोस्तों। प्लेलिस्ट में आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, आप वहाँ पे देखिएगा। माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संस्कृत के लिए। जैसे हिंदी के लिए व्याकरण होता है, वैसे संस्कृत के लिए माहेश्वर सूत्र भी उसका व्याकरण है। तो देखिएगा ज़रूर, इंपॉर्टेंट है, वहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। और वो एक तरीके से बेस है आपका, एक संस्कृत की आपकी नींव है, तो वहाँ वो क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की, तो कहते हैं सूत्र है कादयो मावसाना। कादयो मावसाना के अंतर्गत देखिए क्या आ गया, क से म तक, कादयो मावसाना, क से म तक आपका कहाँ है, सी ऑप्शन है कादयो मावसाना, अर्थात क से म तक के अंतर्गत कितने आएंगे, 25 होंगे। अगर पूछे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो 25 होती है। और कौन कौन से, कादयो मावसाना, क से लेके म तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। पांचों वर्ग के 5 5 व्यंजन, 5 25 25 आपके हो जाएंगे। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं। तो व्यंजनों के भेद की बात करें तो देखिए व्यंजनों के कुल 4 भेद होते हैं। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर सी, व्यंजन के 4 भेद होते हैं। अब हम यहाँ ये भी जानेंगे कि व्यंजन के 4 भेद होते हैं, व्यंजन कौन कौन से वो होते हैं। देखिए पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। संयुक्त व्यंजन के बारे में बता दें आपको, संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनता है। कौन कौन सा होता है, छ त्र ज्ञ, ये होता है संयुक्त व्यंजन। छ जो होता है आपका क प्लस स से बनता है, त्र जो होता है त प्लस र से बनता है, और ज्ञ जो होता है ज प्लस इ से बनता है। तो ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। और व्यंजन के भेद 4 हो जाएंगे। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे और क्या है क्वेश्चन में। माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना होती है। बिल्कुल मैं बता चुकी हूँ आपको, फिर बताती हूँ। माहेश्वर सूत्र में 14 सूत्रों की गणना होती है। तो आपका 14 सूत्र कहाँ है, आपका डी ऑप्शन में है, 14 सूत्रों की गणना होती है माहेश्वर सूत्र में। तो दोस्तों माहेश्वर सूत्र में 14 सूत्रों की गणना होती है, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब ये 14 सूत्रों को आप माहेश्वर सूत्र के वीडियो में जाकर के ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, और आप आई बटन पर देख सकते हैं। माहेश्वर सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बताती हूँ आपको 14 माहेश्वर सूत्र, सुनिएगा। अयुड़, ऋलृक, एयोंग, एयोच, हयवरट, लड़, इयमंगड़नम, झभय, घड़दश, जब गडदश, खफ छठ चट तव, कपय शशर हल, ये 14 माहेश्वर सूत्र है। और इन्हीं का जो सूत्रांत होता है, जैसे अई उड़त, अई उड़ का अंत होगा ड़ से, तो ये सूत्रांत जो होते हैं वो इत संज्ञक होते हैं। ठीक है, आप माहेश्वर सूत्र का वीडियो में देखेंगे तो आप इत संज्ञक और माहेश्वर सूत्र के बारे में पूरी अच्छी तरीके से डिफिनेशन पाएंगे, और याद भी आपको हो जाएगा। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। त का उच्चारण स्थान है, त का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा, दंत होगा, मूर्धा होगा, तालु होगा। दोस्तों उच्चारण स्थान पर भी वीडियो बन गई है, देखिएगा जरूर। देखिए कंठ, दंत, मूर्धा, तालु एक सूत्र होता है दोस्तों। अगर उस सूत्र से हम याद करें तो हम सिर्फ त का नहीं बल्कि सभी व्यंजनों में, स्वरों और व्यंजनों में, वर्णमाला में क्या कुछ है, किसका स्थान कहाँ है, ये हम जान पाएंगे। तो देखिए क जो होता है, क का होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, अ आ आएगा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ में क वर्ग के सभी आ जाएंगे, और ह आता है जो कि कंठ से उच्चारण होता है। दूसरा होगा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ के बाद इचु यशा नाम तालु। तालु के लिए क्या होगा, ई हो जाता है, इचु यशा नाम तालु, तालु का हो जाएगा ई, और यशा नाम तालु, च वर्ग का सभी, छ छ ज ज और य और श, तालु हो जाएगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, बात करें मूर्धा की तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, री आ जाएगा, टू ट ठ ड ढ आ जाएगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, और षटकोण श आ जाएगा मूर्धा में। अब आगे है आपका ऋतु लसानाम दंत। तो बात हो रही है दंत की, त देखिए आपको कहाँ मिल गया, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। त आपको मिल गया ऋतु। ऋतु का अर्थ हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऋ और टू में आ जाता है आपका त, थ, द, ध, न, ये तथा द न सभी आ जाते हैं। तो आप देखिएगा उच्चारण स्थान, वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ऋतु लसानाम दंत में आपका दंत हो जाएगा, जो कि त का उच्चारण स्थान होगा। और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करते चलूँ कि क्वेश्चन बनता है तो त ही नहीं पूछेगा, त तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मिल जाता है आपको। तो त वर्ग के अंतर्गत जो आएंगे त, थ, द, ध, न, तो अंदर की क्वेश्चन उठा करके पूछे जा सकते हैं। ऋतु रसानाम मूर्धा में ट के अंतर्गत ले लेगा, ड ढ पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि उस वर्ग का पांचों होता है, जो उसका उच्चारण स्थान होता है उसमें सम्मिलित होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अंतस्थ के अंतर्गत यहाँ पे आपका ऋतु लसानाम दंत, आपका ऑप्शन बी हुआ राइट। आगे बढ़ेंगे, अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण सम्मिलित किए गए हैं।
अंतस्थ के अंतर्गत। अब अंतस्थ क्या होता है, य र ल व अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ का अर्थ हुआ कि सभी वर्णमाला के मध्य में जो आता है अंतस्थ कहलाता है। तो मध्य में आते हैं आपके य व र ल, ये आपके आ जाएंगे अंतस्थ वर्ण। और श ख श क्या होते हैं, ये ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। अ इ उड़ क्या है, ये आपका पहला अ इ उड़ जो आपका पहला सूत्र है, माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र है, अड़ प्रत्याहार बनेगा। और छत्रज्ञ क्या है, ये छत्रज्ञ जो है आपका हो जाएगा ये संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन बता चुकी हूँ मैं। संयुक्त व्यंजन में छ जो होगा क और श के मेल से, त्र जो होगा त और र के मेल से, ज्ञ जो होगा ज और इ के मेल से। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पर हम बात करेंगे और अपनी नॉलेज को बेहतर बनाएंगे। तो आगे देखेंगे 10वां क्वेश्चन, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से वर्ड आते हैं, देखिए अ इ उ रिल री, अ इ उड़, अ इ उड़ रिल री ए ओ, और अ इ उ रिल री ए ओ ए अ। दोस्तों बात देखिए फिर आकर के वहीं अटक गई कि अगर आपको माहेश्वर सूत्र आता है तो आप काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। अच प्रत्याहार जो होता है माहेश्वर सूत्र से बनता है। अच प्रत्याहार अ से लेकर के च आ जाएंगे आपके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सूत्र में। इन 4 सूत्रों में स्वर की गणना हुई है। अ इ उड़ रिल री का एंग च, इसी में बनेगा आपका अच प्रत्याहार। पहला ले लेंगे अ और आखिरी ले लेंगे च, बाकी सभी इस संज्ञक को हम छोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पे देखिए अ इ उ लिया हमने, यहाँ पे ड छूटा हुआ है, और रिल री यहाँ पे आपका क छूटा हुआ है, और एओंग यहाँ पे आपका अंग है इत संज्ञक, और अयो च यहाँ पे च। तो यहाँ पे आपका दोस्तों यही इत संज्ञक को छोड़ करके बाकी बनी हुए ये आपके हैं वर्ड जिनसे बना आपका अच प्रत्याहार। ठीक है, तो ये हुए दोस्तों 10 क्वेश्चन। हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे ये क्वेश्चंस हैं। नी धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो दोस्तों नी धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, क्या होगा, निश्यते, नेष्यति, नयति और नियति, निश्यति। तो दोस्तों जो होता है नी धातु का नयति, नयत, नयंती होता है, लेकिन वो किस में होता है, लिट लकार में होता है। यहाँ पे पूछा गया है लिट लकार। लिट लकार की अगर बात करें तो क्या होगा, लिट लकार होता है आपका भविष्यत काल। लिट लकार हो जाएगा आपका यहाँ पे भविष्यत काल। तो भविष्यत काल में हो जाएगा आपका निश्चित, निश्यति, निश्चितः, निश्यन्ति, निश्यति, निश्चितः, निश्यन्ति। तो आपका प्रथम पुरुष पूछा है तो निश्यति, आपका ये हो जाएगा बी ऑप्शन, निश्यति। ठीक है, निश्यति, निश्चितः, निश्यन्ति, निश्यन्ति। ध्यान दीजिएगा लिट लकार भविष्यत काल की बात हो रही है। अगर आपका लट लकार का बात होता तो नयति, नयत, नयंती होता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। आर्यन एजुकेशन एकेडमी पे आपको संस्कृत की बहुत ही पूरी तरीके से पूरा कोर्स कराया जाएगा। रूप तो आपको हम ऐसे याद करा देंगे कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। रूप याद करने का तरीका बिल्कुल हम इंटरेस्टिंग वे में याद करेंगे, एक मतलब गाने की तरह याद करेंगे रूप कैसे याद होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन पर बात करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप बनेगा। तो पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन पूछ रहा है दोस्तों। तो द्वितीय बहुवचन जो होता है वो पितृन होता है। पितृन, यहाँ पे आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। द्वितीय बहुवचन जो है पितृन होता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पितृन जिसमें हलंत लगा होगा वही सही होगा। देखिए यहाँ पर भी लग गया बट ये गलत है। पितृन जो होता है त्री में इस तरीके से लगा होगा 2 बार, इसमें एक ही बार लगा है, तो ध्यान देंगे ये सही होता है। और न में हलंत जरूर लगा होगा, बाकी और सभी गलत हो जाएंगे। तो पितृन में हलंत लगा होगा वही सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रूप का टेंशन न लें दोस्तों, रूप का एक वीडियो बनाएंगे हम जिसमें कि आप मतलब गाते हुए अच्छे से याद करेंगे रूप को। कोई टेंशन ही नहीं है, अच्छे से याद हो जाएगा आपको। अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत सभी रूप हम याद करा देंगे। पहले स्टार्ट कीजिए, बेस बनाइए। माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, उच्चारण स्थान और प्रत्यय बनाना, ये सभी कुछ कीजिए, फिर याद कीजिए। उसके आगे संख्या का भी वीडियो गया है और आपके जो होते हैं ग्रंथ का उनका भी वीडियो गया है। इस पर पकड़ बनाइए, फिर रूप का वीडियो भी आगे आएगा और काफ़ी अच्छे से आप याद कर पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से ऑल पर टच करने से आपको डेली के डेली वीडियोस हमारे मिलते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 को संस्कृत में क्या कहेंगे। तो संस्कृत संख्या पर भी वीडियो बनी है, देखिएगा जरूर एक बार जाकर। देखिए षड्विंशति, षड्विंशति और षड्विंशति, षड्विंशति। तो दोस्तों देखिए षड्विंशति नहीं होता है, षड्विंशति होता है। ठीक है, इतना तो आप कंफर्म कर लीजिए। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए देखिए षड्विंशति, षड्विंशति मतलब संख्या सब वही है, बस एक अक्षर बदला हुआ है जहाँ से कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो षड्विंशति होता है।
षड्विंशति होता है तो क्या सही होगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ध्यान देंगे कि षड्विंशति लिखेंगे तो ड में हलंत अवश्य होगा, जो हलंत होगा जहाँ वही सही हो जाएगा आपका। तो षड्विंशति हो जाएगा 26। हमने बताया है वीडियो में किस तरीके से बनाते हैं संख्या। पहले विंशति का अर्थ हो गया 20, पहला पार्ट ये ले लेंगे हम, विंशति का अर्थ हो गया 20, षड का अर्थ हो गया 6, तो 20 में हम 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 26। षड्विंशति 20 6 26। आगे बढ़ेंगे, देखिए निम्नलिखित में से अव्यय पद नहीं है। अब अव्यय का एक हम वीडियो बनाएंगे जिसमें कि सारे अव्यय जितने होते हैं, सभी अव्यय का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो एग्जाम्स में आते हैं, जो जो बनते हैं, उनकी लिस्ट होगी। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अव्यय पद नहीं है, क्वेश्चन की फॉर्म देखिएगा जरूर से, अव्यय नहीं है पूछा है। तो कौन कौन सा अव्यय नहीं है? रीते अव्यय होता है आपका, कदा भी अव्यय है, एकदा भी अव्यय है, जालज, ये जालज लिखा है दोस्तों, गलती हो गई है यहाँ पे, जाल म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाल्म हो जाएगा, जाल्म। जाल्म का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे जैसे जालिम जिसको कहते हैं ना, उसी को संस्कृत में जालज, जालम कहते हैं। तो जाल्म जो है ये अव्यय पद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे वृहत कथा के लेखक कौन हैं। तो वृहत कथा के लेखक कौन है दोस्तों? यहाँ पर देखिए सुबंधु, बाणभट्ट, गुणाढ़ और दंडी। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है, आपको याद करना है। तो गुणाढ़ है वृहत कथा के लेखक, वृहत कथा के लेखक गुणाढ़। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद अशुद्ध है? देखिए अशुद्ध पद को ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद अशुद्ध है? रामः हरिश्च गच्छति, ते अत्र कदा आगच्छन्ति, किम अहम पठानी, अयम एका बालिका आगच्छति। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला पद क्या बोल रहा है, कौन सा पद अशुद्ध है? तो पहला पद शुद्ध है, दूसरा भी शुद्ध है, तीसरा भी शुद्ध है, आपका चौथा अशुद्ध हो जाएगा। अब ध्यान देंगे कैसे अशुद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों अयम जो लिखा हुआ है ये ध्यान दीजिए, अयम, अयम क्या है? पुल्लिंग शब्द है, लेकिन बालिका क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे ईयम होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? ईयम होना चाहिए, ठीक है, ईयम। तो ये होना चाहिए आपका, ईयम होना चाहिए। अयम एका बालिका गच्छति, बालिका है तो स्त्रीलिंग है, लेकिन अयम क्या है? अयम जो है पुल्लिंग है, ध्यान दीजिएगा। तो अयम जो है पुल्लिंग है, इसलिए बालिका है तो ईयम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये अशुद्ध है। तो राइट आंसर आपका हो गया डी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चलिए 30 क्वेश्चंस का ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। और आप जानते हैं कि 30 क्वेश्चंस आते हैं आपका यहाँ पे यूपी टेट और सुपर टेट और सी टेट, इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों हम कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन और कुछ एक वीडियो पेडागोजी की और एक वीडियो ग्रामर बेस्ड हम लेकर के आएंगे, जिससे कि आपकी पूरी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर्यायवाची समूह सही नहीं है। कौन सा पर्यायवाची का समूह सही नहीं है? अमृतम, अमृतम का क्या होता है? त्रिदशाहार, सुधा, अमीय। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है, याद कर लीजिएगा अगर आपको पर्यायवाची याद नहीं है तो। अश्व का क्या होगा? घोटक, वाह, बाजी, बिल्कुल सही है ये भी। गंगा का क्या होगा? मंदाकिनी, विष्णुपदी, भीष्म, सु, बिल्कुल सही है दोस्तों। कामदेव का क्या होगा? कामदेव का स्कंद, मयु, कुमार, स्कंद सही है, कुमार सही है, मयु नहीं होगा दोस्तों, मयु नहीं होगा कामदेव का। कामदेव का यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा कि किसका समूह सही नहीं है, तो कामदेव, ये आपका सही हो जाएगा। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन चलिए, ठीक 27 क्वेश्चन। अब ये जो देखिए अगला अगला 3 क्वेश्चन है आपका, जो कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड पर है, आपके शिक्षण कौशल से संबंधित है, शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है, पूछा है यहाँ पर। तो देखते हैं क्या नहीं संबंधित है। अक्षराभिव्यक्ति, गति, विराम, भावातिरेक। तो उच्चारण कौशल, जब उच्चारण करते हैं दोस्तों, तो उच्चारण कौशल में देखिए अक्षर की अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल होती है। गति का ध्यान रखा जाता है कि तेज हम बोल रहे हैं या धीमे बोल रहे हैं, मतलब तीव्र स्वर में, तीव्र है, स्पीड, स्पीड की, गति का मतलब स्पीड, मतलब तेजी से बोला जा रहा है, फास्ट बोला जा रहा है या स्लो बोला जा रहा है, तो स्पीड की बात हो गई। तो बिल्कुल होता है उच्चारण कौशल में, किस चीज़ को कैसे बोलना है, क्या झटके से बोलना है, क्या धीरे से बोलना है, ये बिल्कुल होता है। विराम, विराम भी बिल्कुल उच्चारण कौशल से संबंधित है, क्योंकि कहाँ पे रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, सभी का अपना स्थान होता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ क्वेश्चन कहाँ पूछा क्या है, नहीं, तो नहीं पर आप टिक कर लीजिए, जिससे कि आपका आपके माइंड में बना रहे कि क्या है। तो अक्षराभिव्यक्ति बिल्कुल होगा, गति होगा, विराम होगा, आंसर हो जाएगा आपका भावातिरेक। भावातिरेक, भाव की अभिव्यक्ति नहीं होती है उच्चारण कौशल में, ये पद्य में हो जाता है। तो आपका कौन सा नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी।
आगे बढ़ेंगे। आगमन निगमन का सही क्रम है, आगमन विधि का सही क्रम क्या होता है? तो आगमन विधि क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर होता है। अब उदाहरण से जब नियम की ओर होता है तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। उदाहरण, पहले उदाहरण है, फिर हम क्या करते हैं? प्रस्ताव बनाते हैं, फिर निरीक्षण होता है, फिर नियम निर्धारण होता है, और फिर लास्ट में परीक्षण होता है, मूल्यांकन होता है। तो देखिए, पहले उदाहरण और फिर बाद में नियम, उदाहरण से नियम की ओर हो जाता है आपका आगमन विधि में, फिर परीक्षण लास्ट में होता है, परीक्षण सब में लास्ट में है, बट ध्यान देंगे हम कि उदाहरण होता है, उदाहरण से नियम की ओर होता है। तो ये आपका रूल जो है सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत शिक्षण पद्धति है? संस्कृत शिक्षण पद्धति कौन सी है? तो संस्कृत के शिक्षण की पद्धति दोस्तों, व्याकरण पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, अनुवाद पद्धति, और डी है उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल हम आपका टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि व्याकरण पद्धति, बिल्कुल व्याकरण तो होता ही है संस्कृत में, विश्लेषण भी किया जाता है और अनुवाद भी होता है। तो ये सभी हो जाएंगे, राइट आंसर डी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र है, शिक्षण सूत्र कौन सा है? आप लोगों ने बीएड बीटीसी डीएलएड किया है, शिक्षण सूत्र आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर, उपयुक्त सभी। तो शिक्षण सूत्र की भी चाइल्ड साइकोलॉजी में हमारी वीडियो गई है, देखिएगा वहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर सभी हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा शिक्षण सूत्र नहीं दिया गया है जो कि इसमें ना हो इंक्लूड। तो सॉरी तो यहाँ पे देखिए, पूर्ण से अंश की ओर, ये भी शिक्षण सूत्र सही है। निश्चित, अनिश्चित से निश्चित की ओर भी सही है, सरल से कठिन की ओर सही है। आपका राइट आंसर हो गया उपयुक्त सभी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस हुए पूरे। और अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर के आएंगे उसमें फिर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिलेंगे, पेडागॉजी मिलेगी, और पेडागॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट जरूर कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नए वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। ओके, थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद।